हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था जीनों की पारस्परिक क्रिया, इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था संपूरक जीन या सप्लीमेंट्री जीन कि जीन होते हैं वो किस प्रकार से आपस में अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं और किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए। तो सप्लीमेंट्री जीन हमने पढ़ा था कुक्कुट्स के अंदर, कॉम्ब के अंदर बनता है कुक्कुट्स में, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पूरक जीन या कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं किसी लक्षण विशेष को प्रकट करने के लिए आपस में किस प्रकार से अन्योन्य क्रियाएं या इंटरेक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। दो या अधिक प्रभावी जीन्स जो एक ही गुणसूत्र के विभिन्न बिस्तरों या लौकी पर या दो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा किसी लक्षण को व्यक्त करते हैं, किंतु यदि इन दोनों में से कोई भी जीन अनुपस्थित होता है तो अन्य दूसरा साथी जीन भी अपना प्रभाव व्यक्त करने में असमर्थ रहता है। अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के अंतर्गत जीन्स होते हैं वो एक ही गुणसूत्र पर, एक ही लौकी पर उपस्थित हो सकते हैं या अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में इस प्रकार से इंटरेक्शंस या अन्योन्य क्रियाएं करते हैं जिसके कारण किसी लक्षण को व्यक्त करने के लिए उन दोनों का साथ साथ प्रभावी अवस्था में होना आवश्यक है। किसी एक जीन के अप्रभावी अवस्था में होने पर या अनुपस्थित होने पर उस लक्षण विशेष को वो प्रकट करने में असमर्थ होता है। अर्थात पूरक जीन के लिए आवश्यक है कि किसी लक्षण विशेष को प्रकट करने के लिए दोनों का प्रभावी अवस्था में और साथ साथ होना जरूरी है। इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम बेटसन और पुन्नेट ने दिया था। मीठी मटर लेथाइरस ऑडोरेटस के अंतर्गत दिया था। मैं फूल के रंग की वंशागति में इससे कॉम्प्लीमेंट्री जीन को समझाया गया है कि जो मीठी मटर होती है उसकी दो किस्म होती है। उनमें से जो उनका फूल का रंग होता है, एक में लाल रंग होता है, दूसरी में श्वेत रंग होता है। तो यहाँ पर जो मटर होती है उसके अंदर जो फूल का रंग लाल रंग होता है वो दोनों जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं, प्रभावी अवस्था में यदि उपस्थित होते हैं तो ही प्रकट होता है, अन्यथा सफ़ेद फूल डेवलप होता है। तो उन्होंने बेटसन और पुन्नेट ने देखा कि जो फूलों में लाल रंग का लक्षण होता है वो एक पिगमेंट या वर्णक के कारण होता है जिसको एंथोसायनिन कहते हैं। ये एंथोसायनिन के कारण होता है। एंथोसायनिन सामान्यतः एक कलरलेस या रंगहीन पदार्थ है और ये क्रोमोजन कहलाता है। इस पर एक एंजाइम एक्टिवेट होता है या इसको एक्टिवेट करता है जिसके कारण ये एक कलर्ड पदार्थ में या पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी एब्सेंसी में ये क्रोमोजन होता है वो रेड कलर में डेवलप नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बेटसन पुन्नेट ने एक प्रभावी जीन सी को क्रोमोजन उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी पाया और अप्रभावी जीन सी क्रोमोजन उत्पादन करने में असक्षम होता है। अर्थात क्रोमोजन का उत्पादन तभी होगा जब सी जीन प्रभावी अवस्था में होता है। इसी प्रकार एक प्रभावी जीन ए पर किण्वक या एंजाइम एक्टिवेटर्स के उत्पादन हेतु उत्तरदायी होता है। जो प्रभावी ए जीन होता है ये क्रोमोजन पर प्रभाव डालने वाला एक एंजाइम होता है या एक्टिवेटर्स होता है जो क्रोमोजन को एंथोसायनिन में परिवर्तन कर लाल रंग उत्पन्न कर सके। अर्थात क्रोमोजन कलरलेस होता है लेकिन ये एक विशिष्ट एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट होकर के एक कलर्ड रेड कलर्ड एंथोसायनिन में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यदि ए जीन अप्रभावी अवस्था में है
तो ये एंजाइम इसको एक्टिवेट क्रोमोजन को एक्टिवेट नहीं कर पाता है और एंथोसाइनिन में कन्वर्ट नहीं होगा और फूल का रंग लाल रंग नहीं हो पाएगा। अतः अप्रभावी जीन ए उस किण्वक का सक्रियण उत्पन्न करने में असक्षम होता है। तो आवश्यक है कि फूल का लाल रंग डेवलप होने के लिए एंजाइम ए और जीन ए और जीन सी दोनों का प्रभावी अवस्था में होना आवश्यक है, तभी जाकर के मटर के अंतर्गत लाल फूल रेड फ्लावर डेवलप हो पाते हैं। जैसे जीन सी क्रोमोजन प्रोडक्शन, जीन ए एंजाइम और एक्टिवेटर प्रोडक्शन और क्रोमोजन और एंजाइम मिलकर के एंथोसाइनिन को रेड कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री जीन आपस में साथ साथ सहयोग करते हुए काम करते हैं और मटर के अंतर्गत लाल रंग के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। लाल रंग के फूल उत्पन्न करने वाले उद्यान मटर के पौधे में दोनों प्रभावी जीन सी व ए पाई जाती है। श्वेत रंग के फूल उत्पन्न करने वाले उन मटर के पौधों में दोनों प्रभावी जीन सी और ए समयुग्मजीय अवस्था में पाई जाती है अथवा दोनों अप्रभावी जीन समयुग्मजीय अवस्था में पाई जाती है। इस प्रकार लाल रंग के पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधों के जीनोटाइप कैपिटल सी सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए तथा कैपिटल सी स्मॉल सी या कैपिटल ए डबल ए होंगे, तभी जाकर के लाल पुष्प का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि इन सारे कॉम्बिनेशंस में दोनों पेयर्स में एक जोड़ी जीन्स प्रभावी है। श्वेत रंग के पुष्प उत्पन्न करने वाले में एक में तो प्रभावी जीन है मगर दूसरा पेयर अप्रभावी है, तो यहाँ पर लाल रंग उत्पन्न नहीं हो पाता है। बेट्सन पुन्नेट ने इसको समझाने के लिए संयुग्मजीय पौधे और अन्य श्वेत रंग के पुष्प वाले समयुग्मजीय पौधों के मध्य संकरण कराया जो विभिन्न जीनोटाइप रखते थे। F1 पीढ़ी में लाल रंग के पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए और F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में संकरण कराने पर लाल व श्वेत पुष्प वाले पौधे 9:7 के अनुपात में F2 पीढ़ी में प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में प्राप्त लाल पुष्प वाले पौधे वास्तविक जंगली किस्म या एंसेस्ट्रल प्रकार के थे। F2 पीढ़ी के परिणाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये क्रॉस दिखाया गया है, P1 पेरेंट्स है जिसके अंदर वाइट उसका जीनोटाइप कैपिटल सी सी और स्मॉल ए ए। यहाँ पर दूसरा पेरेंट्स है वाइट रंग फ्लावर वाला स्मॉल सी सी और कैपिटल ए ए। तो यहाँ पर क्रॉस कराने पर हमें जो प्राप्त होता है F1 जनरेशन में वो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पर दोनों जीन प्रभावी अवस्था में है तो रेड कलर डेवलप हो जाता है। जब इस F1 जनरेशन का क्रॉस F2 पीढ़ी में कराते हैं तो जो जीनोटाइप प्राप्त होता है वो 9:7 के रूप में प्राप्त होता है, जिनमें से 9 रेड और 7 वाइट प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि पूरक जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं, उनका प्रभावी अवस्था में दोनों जीनों का होना आवश्यक है, तभी जाकर के एक लक्षण विशेष को वो प्रकट कर पाते हैं, जैसा कि हमने मीठी मटर लेथाइरस ओडेरेटस के अंतर्गत देखा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने कल पढ़ा था सप्लीमेंट्री जीन और आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ा है, इनमें क्या अंतर होते हैं जीनों में। पूरक जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन ये एक जोड़ी नॉन एलेलिक जीन होते हैं जो दोनों स्वतंत्र रूप से सामान्य लक्षण प्ररूपी प्रभाव व्यक्त करते हैं। दोनों प्रभावी रूप से होते हैं, एक लक्षण विशेष को प्रभावी रूप से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ये संपूरक जीन ये भी नॉन एलेलिक जीन होते हैं, इनमें केवल एक अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। यदि दूसरा एब्सेंट है तो
पहला अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम होता है। सेकंड, दोनों जीन अन्योन्य क्रिया करने पर पूर्णतः नवीन लक्षण प्रकट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि दोनों, यदि एक जीन अप्रभावी है तो वाइट कलर वाले फ्लावर डेवलप होते हैं, और यदि दोनों प्रभावी अवस्था में है तो रेड कलर वाले फ्लावर डेवलप होते हैं। तो दोनों जीन अन्योन्य क्रिया किस प्रकार से करेंगे, जिसके कारण नवीन लक्षण का प्रकट होता है। सामान्यतः दोनों जीनों के द्वारा श्वेत रंग का प्रोडक्शन होता है, लेकिन दोनों प्रभावी अवस्था में होने पर रेड कलर का फ्लावर डेवलप होता है। यहाँ पर दोनों जीन्स के परस्पर अन्योन्य क्रिया करने पर स्वतंत्र रूप से प्रभाव व्यक्त करने वाली जीन्स का परिणाम पूर्व की अपेक्षा परिवर्तित प्रकार का हो जाता है। अर्थात जैसा कि हमने कल एग्जाम्पल्स के अंदर पढ़ा था कि जो कुक्कुट होते हैं, फल होते हैं, उसमें कॉम्ब होता है, उसकी शेप होती है, वो जीन पर निर्भर करती है। जैसे पी टाइप वाले हमने पढ़े थे, तो पी जीन यदि प्रभावी है तो पी प्रकार की कॉम्ब डेवलप होगी, यदि आर प्रकार की जीन प्रभावी है तो रोज प्रकार की कॉम्ब डेवलप होती है, और यदि आर और पी दोनों प्रभावी है तो वालनट प्रकार की कॉम्ब डेवलप होती है, और यदि दोनों ही अप्रभावी है तो एक नेक्स्ट अलग ही प्रकार की सिंगल प्रकार की जीन डेवलप होती है। तो इस प्रकार से इनमें ये पाया गया था। नेक्स्ट, F1PD का अनुपात 9:7 प्राप्त होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंतर्गत, जबकि जो सप्लीमेंट्री जीन होता है उसमें 9:3:4 का रेशो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन आपस में अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। थैंक्स।